बजट 2025 और 26 पेश किया गया है वो कितना जमीनी हकायक से मुताबिकत रखता है। इन्होंने इस बजट में कोशिश की है कि टैक्स ऑफिसर्स को एम्पावर किया जाए, जो कि शायद फ्यूचर में जाके फैटल साबित हो। हुकूमत ने ऑनलाइन ई कॉमर्स पर टैक्सेस लगा दिए हैं, आप क्या समझते हैं? तो ऑनलाइन बिजनेस है, उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, तो उसको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए जरूरी था कि जितने भी आपके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डिलीवर करते हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बजट में मुतारफ करवाने का क्या मतलब है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन है 236G। जब भी एक प्रिंसिपल पर्सन अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को गुड सेल करेगा तो उसका टैक्स डिडक्ट करेगा, एडवांस टैक्स चार्ज करेगा उससे। अब अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा और उसका रिकॉर्ड FBR के पास मौजूद होगा तो FBR के ऑफिसर्स जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉज को फॉलो करते हुए उसके अगेंस्ट टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकें। ये बेटर का क्या मकसद है और इसको बजट का हिस्सा बनाने से हुकूमत को क्या फायदा होने वाला है? जो कंसल्टेंट है जो भी यूज करेगा इसका पासवर्ड, और अगर वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी कहां पे जाएगी? तो इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि FBR अगर अपनी क्लैरिफिकेशन दे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। FBR के अफसरान को लामहदूद इख्तियारात से नवाजा जा रहा है, क्यों? पहले ही FBR के पास बहुत सारी पावर्स हैं। जो सेल टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये स्पेशल लॉज हैं। स्पेशल लॉज का एक अपना स्कोप होता है, उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है, उसमें हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज होती है। FBR का एक अफसर SHO, सिविल जज, सेशन जज के इख्तियारात एक वक्त इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। आप एक ऐसे बंदे को अथॉरिटी दे रहे हैं, उसका बेसिक नॉलेज है वो लॉ का ना हो कि भाई इस बंदे ने टैक्स फ्रॉड किया तो उसको अरेस्ट कर सकता है। भाई एक बंदे के पास गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया शाहिद नज़ीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है नईम खान साहब। जैसा कि मैंने आपको बताया, एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स अमूर है, इसी मेंबर है, लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर है FBR के। नईम खान साहब, बजट 2025 और 26 को जमीनी हकायक के मुताबिक देखते हैं। थैंक यू यूबी सर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बजट 2025-26 के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकूं। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है, अगर आप किसी आम आदमी की बात करें तो उस हिसाब से तो मुझे कहीं रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। हाल बात बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट मैं टैक्स के ऊपर आपसे बात कर लेता हूँ। इन्होंने इस बजट में सिर्फ कोशिश की है कि टैक्स ऑफिसर्स को एम्पावर किया जाए, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देने की कोशिश की है, जो कि शायद फ्यूचर में जाके फैटल साबित हो। टैक्स रेट्स के ऊपर उन्होंने अगर कुछ पब्लिक से कहा कि हमने चेंजेस की हैं तो उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। अगर एक साइड पर उन्होंने टैक्स कम किया तो दूसरी साइड से उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि बिजनेसमैन को कहीं पर टैक्स रिलीफ है तो वो बिल्कुल नहीं है। हाल बता इन्होंने कुछ चीज़ों को ऐड किया जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जिस तरह इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस को या ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जो पहले नहीं था, तो वो एक प्लस पॉइंट है और उसको होना भी चाहिए था। अभी पिछले दिनों जो इन्होंने एक चीज कंफ्यूजन अभी तक लोगों का, इन्होंने कहा कि डिजिटल इनवॉइसिंग इशू करनी है। इन्होंने लास्ट टाइम एक SRO जारी किया और उसके मुताबिक लोगों को इंटीग्रेट होना चाहिए था। अभी बजट में इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया है और जो पहले डिजिटल इनवॉइसिंग के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी में। मैं आपके प्रोग्राम के तौर से ये कहना चाहूंगा कि वो क्लैरिफाई करें कि क्या अभी इन लोगों ने उस पहले SRO को फॉलो करते हुए अपने आप को इंटीग्रेट करवाना है, या जो आपने ई बिल्टी का कंसेप्ट लेके उसको साथ लेके चलना है या वेट करना है। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि FBR अपनी क्लैरिफिकेशन दे दें। नईम खान साहब, बजट में ई बिल्टी कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम को मुतारफ करवाने की क्यों जरूरत महसूस हुई? अयूब साहब, इन्होंने मैंने पहले शेयर किया कि इन्होंने डिजिटल इनवॉइसिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। मेरा ख्याल है कि इनके पास मैन पावर नहीं है या भी इनका जो सॉफ्टवेयर अब इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा कि इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन खुद से मॉनिटर कर रहे हैं, तो इन्होंने एक थर्ड पार्टी को एंगेज करने की कोशिश की है। इस बजट में इन्होंने कोशिश की है कि जो कैरियर्स हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको लूप में ले लिया जाए और जब एक बंदा अपनी सेल टैक्स इनवॉइस इशू करे तो उस कैरियर को साथ एंगेज करें और एक ई बिल्टी जनरेट करें। इसको मैं एग्जांपल को दे के समझा देता हूं। जिस तरह आप कोई अपना लेटर डिस्पैच करवाते हैं किसी भी कोरियर सर्विस से, तो वो आपको एक स्लिप जारी करता है जिसको फॉलो करते हुए आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा सेंडर, रिसीवर और इसकी लोकेशन इस वक्त क्या है
हाँ, इससे पहले इंटरनेशनल ट्रेड में ई-बिलिटी का कंसेप्ट और ट्रैकिंग का कंसेप्ट बिल्कुल था और उसको अभी बल्कि है और उसको यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस दोबारा करवाना चाह रहे हैं अपनी डोमेस्टिक मार्केट में। मेरा ख्याल है सर कि ये इनकी जो प्रपोजल है शायद ये फ्रूटफुल साबित ना हो सके। उसकी वजह यह है कि ट्रांसपोर्टर्स हैं वहाँ पे इनकी ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि ये कुछ सेल टैक्स नॉइस को फॉलो करते हो, को टैक्सेशन को बड़ा अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो, उनकी डॉक्यूमेंटेशन बेहतर हो, तो उनको लूप में लेना और उनसे कहना कि ई-बिलिटी को इंट्रोड्यूस करवाएं, शायद ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करे और इससे जो आपकी ई इनवॉइस का कंसेप्ट है वो भी लिंगर होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। नीम खान साहब ये भी बताइएगा कि ई कॉमर्स पर टैक्स लगाने से हुकूमत को क्या फायदा होगा? ऑनलाइन जो कारोबार है क्या वाकई दस्तावेजी मुआशरत के लिए बेहतरीन सूदमंद साबित होगा? बिल्कुल यूबी साहब, वक्त के साथ इसकी जरूरत है। हमने देखा है कि अब जो कंसेप्ट था कि मार्केट में जाएं और वहां पे जाकर अपनी शॉपिंग करें, वो पिछले कुछ सालों से आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और जो ऑनलाइन बिजनेस है उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंटेड करने के लिए जरूरी था कि जितने भी आपके कोरियर्स हैं जो भी आपकी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डिलीवर करते हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए और उससे होगा ये कि वो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की या मूवमेंट है गुड्स की वो रिकॉर्ड हो सकेंगी। तो ये एक गुड इनिशिएटिव है सर। नईम खान साहब ये भी बताइएगा कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको बजट में मुतारफ करवाने का क्या मतलब है? ये सब इससे पहले काफी सारे केसेस अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। ये डिस्ट्रीब्यूटर को बेसिकली इन्होंने फोकस किया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन है 236G जो अभी इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि जब भी एक प्रिंसिपल पर्सन अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को गुड सेल करेगा तो उसका टैक्स डिडक्ट करेगा, एडवांस टैक्स चार्ज करेगा उससे और चार्ज करने के बाद उसका जो पूरी इन्फॉर्मेशन वो एफबीआर के साथ शेयर करेगा। इससे पहले ये हो रहा था लोगों के टैक्स डिडक्शंस के बावजूद वो लोग टैक्स में नहीं आ रहे थे, टैक्स नेट में नहीं थे, तो एफबीआर को काफी टेक्निकल और लीगल इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे कोर्ट्स में। अब उन्होंने इसको पार्ट ऑफ स्टैट्यूट बना दिया है, पहले भी था लेकिन उसमें एडिशन कर दिया, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर को नाम लेके किया है। अब अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा और उसका रिकॉर्ड एफबीआर के पास मौजूद होगा तो एफबीआर के ऑफिसर्स जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉज को फॉलो करते हुए उसके अगेंस्ट टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकेंगे। नईम खान साहब ये भी बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग को एक्ट का हिस्सा बनाने से क्या फायदा होगा? ये सब जिस तरह अभी हमने कहा कि ई इनवॉइसिंग और कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम है, इससे पहले ये रूल्स थे जिसके तहत इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि आप ई इनवॉइसिंग करेंगे। बेसिकली तो जो सेल टैक्स एक्ट है उसका सेक्शन 23 डील करता है इनवॉइसेस को। वहां पे ये कंडीशन नहीं थी कि आप ई इनवॉइस जनरेट करेंगे, इसको सपोर्ट रूल्स कर रहे थे। अब उन्होंने इसको मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए ई इनवॉइसिंग है इसको पार्ट ऑफ स्टैट्यूट बना दिया है, बनाने की प्रपोजल दी है। जो रूल्स हैं उसको कन्वर्ट कर दिया है, मर्ज कर दिया है, बल्कि रिप्लेस कर दिया है विद सेक्शन 23 और सेल टैक्स एक्ट 1990। नईम खान साहब ये भी बताइएगा कि जो एफबीआर एडिटर और प्रोफेशनल एक्सपर्ट को तैनात करना चाहता है इससे टैक्स बेस और टैक्स नेट बढ़ने में मदद होगी? बिल्कुल, ये भी सब इसकी जरूरत थी। ये हमने आपके ही प्रोग्राम में नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रपोजल दी थी। एफबीआर के पास इतना स्टाफ नहीं है, इतनी मैन पावर नहीं है कि वो इन टाइम अपने ऑडिट्स को कंप्लीट कर सकें, जो नोटिस इशू करते हैं उनकी डिस्पोजल इन टाइम हो सके। और ये समझता हूँ कि जो इनका सीनियर स्टाफ अवेलेबल है ऑफिस में उसके पास शायद अब जदीद दौर के मुताबिक वो स्किल नहीं है और जो नया स्टाफ आ रहा है बदकिस्मती से वो उस एजुकेशन के साथ नहीं आ रहा जो इसकी डिमांड है। जो इन्होंने अभी ये एक इनिशिएटिव लिया है कि हम थर्ड पार्टी ऑडिटर्स को हायर करेंगे तो उससे ऑडिट की जो डिस्पोजल है इसका जो प्रोसेस है वो स्पीडी कंप्लीट होगा और जो इस वक्त लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑडिटर की या ऑडिट को कंप्लीट करने के प्रोसेस की वो उसको फुलफिल कर सकेंगे। नईम खान साहब ये बताइएगा कि ए बेटर का क्या मकसद है और इसको बजट का हिस्सा बनाने से हुकूमत को क्या फायदा होने वाला है? बेसिकली ये इंग्लिश का लफ्ज है बेटर, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा बंदा जो किसी गलत काम के करने में किसी की मावनत करता है, इसका मतलब ये है। बेसिकली एफबीआर ने माजी में एक्सपीरियंस किया, अगर कहीं पे इन्होंने देखा कि फेक फ्लाइंग इनवॉइस या टैक्स फ्रॉड को पकड़ा है तो जब पर्सन तक पहुंचे जिसके नाम पे वो रजिस्ट्रेशन थी तो पता चला कि वो बेसिकली एक बेनामी आदमी है। वो तो एक ऐसा पर्सन है जो एक्चुअली वो ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा था, उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड था। अब कानून में जो कि ऐसा कोई
प्रोविजन थी नहीं। अब इन्होंने एक ये नई टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर किसी बंदे की रजिस्ट्रेशन खो जाती है और उसके यूजर आईडी को कोई थर्ड पर्सन यूज करेगा और वहां पे टैक्स फ्रॉड कर लेता है, तो फिर उस बंदे के ऊपर भी वही पेनल्टीज होंगी। कानून वैसे ही अमल करेगा जैसे उस रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर करेगा। बेटर के मीन के ये थोड़ी सी एक डेंजरस टर्म भी मैं समझता हूँ कि चूंकि ज़ाहिर है किसी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, वो ज़ाहिर पासवर्ड यूज करेंगे, उनको पास जो डाटा प्रोवाइड किया जाएगा उन्हें तो नहीं पता कि ये कितना ठीक है कितना गलत है, उस डाटा को फीड कर देंगे, या वही सारा रिकॉर्ड टैक्स पेयर के कंसल्टेंट के पास भी जाता है, तो वो तो गिवन रिकॉर्ड को फॉलो करते हुए अपना एनालिसिस कर देगा, या अगर उसको अपने ऑफिस में बैठ के उसका डाटा कहीं पे ऐड करना पड़ जाता है या उसकी कोई चीजों को रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ जाती है, वो तो कर देगा। अब अगर वहां पे फेक डाटा कोई बंदा फीड करवा देता अपना, फिर वहां पे डिपार्टमेंट कैसे जस्टिफाई करेगा? क्या उस के लिए उन्होंने कैसे पैरामीटर सेट किए कि अगर कोई थर्ड पर्सन किसी का आईडी पासवर्ड यूज करता है उसके कहने पे, तो उसके लिए मैं आपके प्रोग्राम के तौर से कहूंगा कि इसका कोई एसओपी जारी करें कि भाई अगर कोई एम्प्लॉई है तो वो अगर उसके कहने पे उसका यूज करता है तो फिर लायबिलिटी किसके एंड पे होगी, और अगर उसका जो कंसल्टेंट है जो भी यूज करेगा इसका पासवर्ड, और अगर वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी कहां पे जाएगी? तो इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि एफबीआर अगर अपनी क्लैरिफिकेशन दे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नईम खान साहब, एफबीआर के अफसरान को लामहदूद इख्तियारात से नवाजा जा रहा है, क्यों? अयूब साहब, ये हैरानकुन है। पहले ही एफबीआर के पास बहुत सारी पावर्स हैं। जिस तरह वो किसी बंदे की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, उनके ऑफिस में, उनके बिजनेस प्रेमिसेस में जा सकते हैं, उनकी स्टॉक टेकिंग कर सकते हैं, उनका ऑडिट कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी से रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। ये सारी पावर्स हैं जो ऑलरेडी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट में इनको दी गई हैं। तो मजीद इनको ये एम्पावर करना कि भाई आप एक एसएचओ वाला रोल प्ले कर सकते हैं, आप सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक अपनी प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हैं, आप सेशन कोड वाले भी काम कर सकते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे यूबी साहब अगर आप देखें तो हर जो सेल टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये स्पेशल लॉज हैं। स्पेशल लॉज का एक अपना स्कोप होता है, उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है, उसमें हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज होती है। नईम खान साहब, एफबीआर का एक अफसर एसएचओ, सिविल जज, सेशन जज के इख्तियारात एक वक्त इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। मैं अयूब साहब यही आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। देखें, अगर आप किसी वकील या किसी जज से पूछेंगे कि सीपीसी क्या है, तो कहेगा कि ये एक ऐसा कानून है जिसको आप जितना ज्यादा स्टडी करेंगे इसमें उतने ही ज्यादा इश्यूज आप अनअर्थ कर सकते हैं। तो सारा एक वकील सारी जिंदगी इसको समझने में और पढ़ने में लगा देता है। आप एक ऐसे बंदे को अथॉरिटी दे रहे हैं जिसकी शायद बैक उसका बेसिक नॉलेज है वो लॉ का ना हो, तो वो कैसे सीपीसी को अंडरस्टैंड कर सकेगा? आपने कहा जी वो ओथ ले लेगा, वो एफिडेविट उससे आप मांग सकते हैं, तो इसके पूरा एक स्टैट्यूट है, इसकी पूरी एक लीगल बैकिंग है, उसको उस बंदे को कैसे समझा सकेंगे इतने शॉर्ट टाइम पे? और दूसरी बात कहते हैं ये बंदा उसको अरेस्ट कर लेगा। भाई अरेस्ट करने की आप एक बंदे की आज़ादी को सलब कर रहे हैं, उसका फंडामेंटल राइट है उसकी इंडिपेंडेंस, आप उसको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? इसके लिए कोई क्या प्रोसीजर? आपने कहा जी उसको अगर पता चलेगा कि भाई इस बंदे ने टैक्स फ्रॉड किया तो उसको अरेस्ट कर सकता है। भाई एक बंदे के पास गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। हाँ, आपने प्रपोजल दिया जी, बाद में अगर कमिश्नर साहब इसको देखते हैं कि इसकी गलत अरेस्ट हुई है तो वो जो अरेस्ट है उसको खत्म कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। भाई मीनवाइल उसकी जो आपने इज्जत नफ्स को मजरू कर दिया, उसकी जो क्रेडिबिलिटी शेक हो गई है, उसके लिए आपने कुछ सोचा है? कोई इसकी प्रपोजल दिया आपने? या इसके लिए तो ये तो एक वेपन यूज होगा कि अगर किसी ऑफिसर की कोई बंदा बात नहीं मानता भी इसको रोक लो, इसको अरेस्ट कर लो। अरेस्ट करने का पूरा एक प्रोसीजर है। आप पढ़े ना सीआरपीसी को, पढ़े पीपीसी को, वहां पूरा एक प्रोसीजर है कि आपने किसी बंदे को अरेस्ट कैसे करना है, उसके ऊपर क्या क्या कैसे इल्जामात को साबित करना है। भैया आप एक बंदे को अगर वैसे ही आप एफआईआर काट दें किसी बंदे को, उसको एक राइट होता है कि जाए अपनी इंटरम करवा लें, अब फिर आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। आपने कह दिया जी आप उस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करें, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको पता चल गया कि ये गलत है और आपके पास गलत डॉक्यूमेंट्स आ गए, आप उसको अरेस्ट कर लेंगे। नईम खान साहब, अब एफबीआर का अफसर कंपनियों के सीईओ और चेयरमैन को भी गिरफ्तार कर सकता है। अयूब साहब, बेसिकली अगर मैं ये सारा बजट की प्रपोजल पढ़ने के बाद मेरी शायद ये बात बुरी लगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि ये सारा जो कानून है, जो जिन लोगों के हाथ में आपने ये तलवारें पकड़ा दी हैं, वो इसको प्रॉपर अप्लाई कर सकेंगे? क्या वहां पे पिक एंड चूज वाला मसला नहीं हो जाएगा कि अगर एक बड़ी कंपनी है उसके सीईओ ने किसी की बात नहीं मानी तो उसको अरेस्ट कर लो, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू कर दो? इसका पूरा एक प्रोसीजर है। आप फिर अपने कंपनी एक्ट में जाएं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाएं, सेल टैक्स एक्ट में जाएं, फेडरल एक्साइज एक्ट में जाएं, वहां पर्सन की डेफिनेशन को खत्म कर दें। आपने इनकम टैक्स में एनटीएन जारी किया
किया था एक कंपनी को, कंपनी एक पर्सन है, आपने उसके रिकॉर्ड को चेक करना है, उसकी बेस पे आपने कहा जी मैंने सीईओ को पकड़ना है, मैंने डायरेक्टर्स को पकड़ना है। कैसे पकड़ना आपने? आप देखिए ना, एक बंदे ने अपनी कंपनी के बिहाफ पे सारी ट्रांजैक्शंस की हैं, आप कहीं तो किसी को आज़ादी के साथ काम करने दें। आपके पास एक अथॉरिटी है कि किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया, आप उसके ऊपर लायबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं, उसकी रिकवरी कर सकते हैं। आपके पास तो ये पावर है कि कंपनी के एसेट को सेव तक कर सकते हैं। तो फिर आप उस बंदे को कैसे कहेंगे जी मैंने इसको भी पकड़ना है? ये तो आपका ऑर्डिनेंस ही आपको अलाउ नहीं करता कि आप डायरेक्टर्स जो कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन आप उसके साथ नथी कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इसको रिविजिट करें इसको, और आपने बिजनेस को प्रमोट करना है, बिजनेसमैन को इनकरेज करना है, आप उसको डिस्करेज करने की तरफ ना जाएं। नईम खान साहब, 38B में तरमीम का क्या मकसद है? जी सब, ये जो पहले हमने बात की कि इन्होंने कहा है कि हमने कमिश्नर को एम्पावर किया है। बेसिकली हुआ ये है कि जो मैंने पहले आपसे बात की, ये सारा इशू है, इसके पीछे है फेक फ्लाइंग इनवाइसेस। और अयूब साहब, अब तक जितने केसेस अनर्थ हुए हैं, अगर आप उसको देखें तो जितने बड़े केसेस उनके पीछे इन्हीं का अपना कोई ना कोई बंदा निकला है। जब तक इनकी कनाइवेंस नहीं होती, इतने बड़े बड़े टैक्स फ्रॉड नहीं होते। अब इन्होंने कह दिया कि हमने कमिश्नर को एम्पावर किया है कि भाई आप, पहले तो वो रिकॉर्ड मांग सकता था, अब उन्हें कहा कि भाई आप अगर समझते हैं कि मैंने किसी बंदे का IP एड्रेस लोकेट करना है, मैंने किसी बंदे की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसका मैंने रिकॉर्ड हासिल करना है, तो उसको एक्सेस दे दी गई है कि वो PTA या किसी भी टेलीकॉम कंपनी को नोटिस डाल सकता है कि आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दें, और उसको इन्फॉर्मेशन देने की पाबंद होगी। हाँ, इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ये ठीक है। जाहिर है कि अगर कोई बंदा किसी थर्ड जगह बैठ के फ्रॉड कर रहा है तो उसको अनर्थ होना चाहिए। देखें, किसी गलत बंदे के साथ तो कोई नहीं खड़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बंदे को इतना पावर करें कि उसे पता हो कि मैंने अपनी पावर को यूज कैसे करना है। आप उसको इतना पावर करते जा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं मैंने किस पावर को कहाँ पे और किस तरह यूज करना है। तो ये चीजें, इसका रिजल्ट शायद इतना अच्छा ना निकले जैसा आप चाह रहे हैं। नईम खान साहब, आप क्या समझते हैं, FBR ने जो अपील का पुराना सिस्टम है उसको बहाल कर दिया है, ये तजर्बा क्यों किया गया जो नाकाम हुआ? देखिए ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब ये काम करते हैं तो अब देखें ना, अभी बजट प्रपोजल है, मेरी तरफ से भी एक प्रपोजल है जो मैंने पहले भी कही थी। हमने दो चीजें कही थी गवर्नमेंट से कि आप पहले वाला अपील सिस्टम बहाल कर दें, उस प्रोसीजर को फॉलो करना ही करना है। उसकी वजह यह है कि सर आपने फैक्ट्स को थ्रैश आउट करना है। एक स्टेप है कमिश्नर अपील, वहां पे आप अपना रिकॉर्ड प्रेजेंट करते हैं, अपने फैक्ट्स को ब्रीफ करते हैं, वहां पे कुछ चीज रह जाती है, फिर आप ATIR में जाते हैं। उसकी वजह क्या है? दो फॉर्म को यूज करने की। कमिश्नर अपील डिपार्टमेंट का ही एक अपॉइंटेड पर्सन है। कमिश्नर अपील ने अपने उस फैक्ट्स को देखना है, शायद वो लॉ पॉइंट पे इतना बेहतर परफॉर्म ना कर सकता हो। जब आपने ATIR में जाना तो वहां पे दो लोग बैठते हैं, एक वो बंदा जो एक्सपर्ट है, एक लॉ का एक्सपर्ट है, दूसरा फैक्ट्स को बेहतर समझ सकता है। वो दोनों मिलकर उसको थ्रैश आउट करते हैं। अब आपने कहा जी मेरी ऑप्शन है, एक टैक्स पेयर की मर्जी है, वो कमिश्नर अपील के पास चला जाए, वो ATIR में चला जाए। भाई फिर आप मुझे बताएं कि उस बंदे ने कैसे डिसीजन लेना है? क्या आपको समझ नहीं आ रही कि इससे कहीं ना कहीं पे दोबारा वो चीजें जिनको हम रोकने की कोशिश करें वो पैदा हो जाएंगी। हर बंदा फिर अपने मनपसंद बंदे की तरफ जाना पसंद करेगा। ये चीजें पैदा नहीं होंगी कि मैं कमिश्नर अपील के पास चला जाता हूँ, मैं ATIR के पास चला जाता हूँ। भाई आप एक प्रोसीजर सेट करें, आपने तमाम लोगों को एक प्रॉपर वे पे लेके चलना होता है। और दूसरी बात आपने जो कही कि भाई मैंने जो रिकॉर्ड होगा ATIR का रिकॉर्ड हाईकोर्ट में जाएगा। भाई अगर एक बंदे ने कमिश्नर अपील के पास अपना डिस्पोज ऑफ करवा ली है अपील, तो उसका रिकॉर्ड भी वहां पे भेज दें। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात हमने कही थी सर कि आपने हाईकोर्ट में जो 30% कंडीशन लगा दी है स्टे की, इससे बिजनेस कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा खौफ है। और सर मैं आपके प्रोग्राम से ये कहना जरूर चाहूंगा, इससे करप्शन बढ़ रही है, इससे करप्शन बढ़ रही है, इसको खत्म करें। देखें, आपने किसी बंदे को स्टे देना है, स्टे की पूरी कंडीशंस हैं, सुपीरियर कोर्ट्स ने इसके ऊपर अपनी पूरी जजमेंट्स दी हुई है। किस बंदे को स्टे मिलेगा? अगर उस पैरामीटर के ऊपर पूरा आ रहा है, उसको स्टे लेने दें। जो FBR की लीगल टीम है या रजिस्टर्ड पर्सन की लीगल टीम है, वो दोनों कोर्ट में जाए। अगर आप समझते हैं इसको स्टे गलत में, इसको विकेट करवा दें। जब 30% आप पे करवा देंगे तो नीचे जो लोग हैं वो, आपको पता है कितना अच्छा ऑर्डर पास करते हैं, वो बहुत ज्यादा गलत लाइबिलिटी बना देते हैं, करोड़ अरबों रुपए का टैक्स लगा देते हैं, वो जो जाके ऊपर उड़ जाता है। अब उसका 30% कौन जमा करवाएगा? सर इससे टैक्स पेयर के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, उसके अंदर बिजनेस को प्रॉपर फ्लोरिश करने का हौसला पैदा नहीं हो रहा। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो टैक्स ज्यादा आएगा। अभी आपके पास टाइम है सर, इस बजट में मेरी रिक्वेस्ट है दोनों प्रॉपर अपील सिस्टम को बहाल किया जाए और जो 30% कंडीशनल स्टे है हाई कोर्ट से, उसको खत्म किया जाए। स्टे को मेरिट पे किया जाए। वहां पे माशाल्लाह बड़े सीनियर जजेस बैठे हुए हैं जिन्हें पता है कि हमने स्टे किन ग्राउंड्स पे देना है, तो उनको अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके स्टे ग्रांट करने की जो प्रपोजल है वो दें। नईम खान साहब, ये भी बताइएगा कि इस बजट में
सेल टैक्स कवानीन और रिटर्न में क्या क्या तब्दीलियां की जा रही हैं? अयूब साहब, सेल्स टैक्स के जो कवानीन है इसमें कुछ चीज़ें थी जो होनी चाहिए थी, नहीं की। टाइम ऑफ सप्लाई का एक इशू था, इसको पर नहीं किया। जो पेनल्टीज का सेक्शन था उसको बड़ा हार्श किया है। इस तरह नहीं होना चाहिए था कि आपके बिजनेसमैन को कह दें जी मैंने आपको 10 साल बंद करवाना, अभी सबको बंद कर दें, 10 साल बिजनेस कौन करेगा? आप कहते हैं जी मैंने 1 करोड़ रुपए के जुर्माने करने हैं, मैंने FIR काट के बंदे को बंद करना है। सर देखें, आपने अपना सिस्टम ठीक करना है, उन लूप होल्स को खत्म करना है जिनको इस्तेमाल करते हुए लोग टैक्स फ्रॉड करते हैं। हाँ, आपने अगर कोई टैक्स फ्रॉड पकड़ा है तो अभी मेरी प्रपोजल है कि पेनल्टी सेक्शन को रिवाइज करें। वहां पे पहले वार्निंग दी जाती है एक बंदे को कि भाई अगर आपने टैक्स फ्रॉड किया तो आपको ये वार्निंग्स हैं। आप उसको यही कह दें कि तुम मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, तुम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते जब तक अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करोगे। आपने उसको बंद क्यों करना है? उनके ऊपर वो चेक्स लगाएं जिससे वो बंदे की आजादी सलब ना हो, बिजनेस करता रहे और आपको टैक्स भी आता रहे। और बाकी जो आपने कहा कि रिटर्न की बात की भी सब आपने, तो रिटर्न देखें, अगर ये अपनी इनवाइसिस को जिस तरह हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिस कर देते हैं तो रिटर्न तो वैसे सिंपलीफाई हो जानी है। हाँ, इस वक्त मार्केट में मैं आपके प्रोग्राम के तौर से कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने नेक्स्चर J, H1 और इस तरह की सारी चीजें की हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें थोड़ा सा इनको टाइम दें। नेक्स्चर H जैसा पहले हम फाइल कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, इन्हें रिटर्न से हटा के मेरी ये प्रपोजल है कि जो नेक्स्चर J और H1 है इसको रिटर्न से हटा दें और इसको अलहदा से एक टाइम दे दें कि भाई आपने आने वाले 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह के अंदर आपने इन नेक्स्चर्स को फाइल करना है। इससे होगा ये कि आपकी जो रिटर्न्स हैं वो टाइमली फाइल होती जाएंगी, आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और जो नेक्स्चर्स, एडिशनल नेक्स्चर्स है ना आपके, नेक्स्चर J, नेक्स्चर H1, ये बाद में फाइल हो जाएंगे। आपने उसको एनेक्स कर दिया 100% रिटर्न के साथ, और रिटर्न फिर कैसे वैलिड करेंगे आप उसको? यहाँ पे आपकी रिटर्न्स लेट हो रही हैं, आपका इनपुट टैक्स डिस्टर्ब हो रहा है, टैक्स लायबिलिटी गलत तरीके से डिटरमिन की जा रही है और टैक्स पेमेंट की काफी प्रॉब्लम लोगों को आ रही है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि सर, जिन लोगों ने नेक्स्चर J, नेक्स्चर H1 फाइल करने हैं, आप इन दोनों को रिटर्न से अलहदा करें, जरूर फाइल करवाएं, लेकिन रिटर्न से अलहदा कर दें, उसकी टाइम लिमिटेशन बढ़ा दें। जो कि अभी आपने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, लोगों को एजुकेट नहीं किया, एजुकेशन के बगैर आप ये कंसेप्ट लेके आए हैं, इसमें उनको टाइम दे दें। और आपके प्रोग्राम से यूसफ मैं कहना चाहूंगा कि एक नेक्स्चर H है, नेक्स्चर H में एक प्रॉब्लम आ रही है कि अगर किसी बंदे का नेक्स्चर H टाइमली फाइल नहीं हो पाता तो वो या दरमियान में फाइल करना चाहता है तो वो खुद से ओपनिंग स्टॉक को वहां पे इंसर्ट नहीं कर सकता। वो जो कॉलम है वो आपने ब्लॉक किए हुए हैं, उनको आप खोल दें, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द पीरियड अगर कोई बंदा एक्सपोर्ट करता है जिसके लिए जरूरी है कि नेक्स्चर H को फाइल करे, तो वो प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड को अपने स्टॉक को वहां पे ऐड नहीं कर पाता, जिस वजह से उसका जो पूरा स्टॉक, उसकी इन्वेंट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप उन चीजों को ओपन करें। आपके तौर से मैं कहना चाहूंगा, मैंने टैक्स हाउस में विजिट किया है, बहुत सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है नेक्स्चर H की भी, जिन लोगों की इस वजह से नहीं नेक्स्चर H फाइल हो रहे कि उनको पिछला कैरी फॉरवर्ड की परमिशन नहीं मिल रही। तो उसके ऊपर आप सोचें, उन लोगों को वन टाइम ये परमिशन दें कि जिन लोगों की नेक्स्चर H फाइल नहीं हो सके वो अपने नेक्स्चर H फाइल करके इन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करें, वो चीजें लें जो कंस्ट्रक्टिव हैं। तो मैं यूबी साहब ये उम्मीद रखता हूँ कि मैंने जो गुजारिशात की हैं उनको गवर्नमेंट पॉजिटिव लेगी। हमारा काम है आप लोगों को ब्रीफ करना, ग्राउंड रियलिटीज के बारे में बताना, और आपने हमारी बातों को पॉजिटिव लेते हुए उसको टैक्स की कलेक्शन को बढ़ाने के लिए, बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने के लिए उसको मानना होता है। नईम खान साहब, बजट तकरीर में वजीर खजाना को वकला का जिक्र करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? सब वकला हैरान है। होना तो ये चाहिए था कि वजीर खजाना साहब वकला को शुक्रिया अदा करते। ये वो लोग हैं जो, आप तो किसी को एजुकेट नहीं करते, ये वकला ही हैं जो टैक्स बार के थ्रू जो जगह जगह सेमिनार करके अपने ऑफिस में इस सारी कौम को एजुकेट कर रहे हैं, उनको टैक्स कलेक्शन में आपकी हेल्प करते हैं, उनकी रिटर्न फाइलिंग में, उनकी डाटा कलेक्शन में, सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। आपने कहा कि भाई टैक्स के वकील के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई मेरी बात सुने, अगर एक टैक्स पेयर अपने वकील के पास नहीं जाएगा तो गलत रिटर्न फाइल कर देगा। जब गलत रिटर्न फाइल करेगा तो लिटिगेशन को आपने बढ़ाना है, उसको जेलों में डालना है। मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये भी रिक्वेस्ट है, वजीर खजाना साहब आपने ये अल्फाज वापस लें, क्योंकि देखें हम सब लोग पार्ट एंड पार्सल हैं। अगर आप किसी की
तब्दीला जारी करेंगे तो क्या समझते हैं कि वहाँ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ बैठ के वज़ीर ख़जाना के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट पास कर दूँ, मेरा ख्याल है कि फिर वो माइंड करेंगे। तो इस तरह हमने भी माइंड किया हुआ है। वज़ीर ख़जाना साहब, अपने अल्फाज वापस लें। नईम खान साहब, ये भी बताइएगा कि जो हुकूमत ने नॉन फाइलर के खिलाफ पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है, दावा किया है, क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये सब इन्होंने ये प्रपोजल्स दी हैं कि वो लोग जो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। इससे पहले ये था कि इन्होंने फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स के रेट्स को अलहदा से स्लैब लगाए हुए थे। अब इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया, मैं समझता हूँ ये अप्रिशिएबल है। उन्होंने कहा जी अगर कोई बंदा रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो वो कोई गाड़ी परचेज नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, वो अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं इसके साथ हूँ सर, जी सर, बिल्कुल मैं इसके साथ हूँ। जो बंदा एलिजिबल है, मीन कि जिस बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है, जो उस कैटेगरी में आता है, अगर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा फिर उसको बिल्कुल रोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया नईम खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। बजट हर साल ही पेश किया जाता है, उसमें रद्दबदल भी की जाती है। जो पेश होता है वो कुछ और होता है, जब एक्ट का हिस्सा बनता है तो और कुछ होता है। अभी जो कुछ चीजें आई हैं, कुछ हमने इसमें आज डिस्कस करने की कोशिश की है। कौन कौन से ऐसे कवानीन है जो टैक्स पेयर के लिए वो वाले जान बनेंगे, और अब टैक्स पेयर को किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल भी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।